अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। और पाकिस्तान में आप जानते हैं कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार और उनकी टीम मईशत में बेहतरी लाने के लिए हमें दिन रात कोशिशें करते दिखाई दे रही है। लेकिन जहां हुकूमत की जानिब से ये एफर्ट्स की जा रही हैं, हुकूमती टीम की जानिब से ये कोशिशें की जा रही हैं, तो वहीं हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इन कोशिशों को झुटलाने के लिए झूठे प्रोपोगंडे में मसरूफ़ है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार और इक़्तिसादी मुंतज़मीन ने तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तान की माशी सूरत हाल से मुतालिक जारी जो एक वाइट पेपर है उसको गुमराह कुन, बेबुनियाद और हक़ाइक़ के बरक्स करार दे दिया है। हुकूमती माशी टीम ने कौम के सामने मुकम्मल सच लाते हुए बताया कि मौजूदा हुकूमत माशी इस्तेहकाम के रास्ते पर गामज़न है, मईशत मुस्बत सिमत में जारी है और रवा साल जुलाई से नवंबर तक करंट अकाउंट खसारे में 57% और तिजारती खसारे में 26.2% की नुमाया कमी हुई है। आवाम को यकीन भी दिलाया गया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा और PTI के डिफ़ॉल्ट की गर्दान को मुल्की मफाद के खिलाफ करार दिया। नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना ने आगाह किया कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अबतर इक़्तिसादी सूरत हाल और तबाहकुन सैलाब के बावजूद पाकिस्तान के वैल्यू एडिड शुबाजात मुस्बत और काबिल इत्मीनान ग्रोथ दिखाते नज़र आते हैं। साथ ही साथ मसाइल को काबू में लाने के लिए हुकूमत ने किसान पैकेज, इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज समेत ज़रई और सनती शुबाजात की तरक्की के लिए मुख्तलिफ इक़दामात का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसके आने वाले महीनों में पॉजिटिव असरात भी सामने आते दिखाई देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अदाद शुमार बताए हैं, तहरीक इंसाफ के झूठ से कैसे पर्दा उठाया है, इस पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस बारे में हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। उसके बाद हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे तज्ज़िया भी जानेंगे इस अहम मामले पर। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार ने काबीना अरकान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ के आदाद शुमार को गुमराह कुन करार दे दिया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने बताया कि 2018 में बजट खसारा 5.8% और मुआशी शरह नमू 6% से ज़ायद थी। हम अपनी पिछली हुकूमत में मईशत को जिस सिमत लेकर जा रहे थे, दुनिया के इदारे उसके मोतरफ थे। साबिक दौर में मुल्की तारीख के रिकॉर्ड कर्जे लिए गए। हमने सियासत के बजाय रियासत को तरजीह दी है और इत्तेहादी हुकूमत मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए पुरज़्म है। खान साहब हर वक्त ये कहते हैं कि मैंने यहाँ छोड़ा और ये यहाँ ले आए हैं, ये क्यों नहीं कहते कि मैंने लिया क्या था? यू टेल फर्स्ट, गिव द अकाउंट टू द नेशन कि आपको मिला क्या था, आपने कितनी तबाही की है और पाकिस्तान को 24वीं दुनिया की इकोनॉमी जो 2016 में ला के 47 पे खड़ा करके इज द बिगेस्ट क्रिमिनल क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जो तबाही की है पिछले 4 साल में, जो बेड़ा गर्क की है इस मुल्क का, वो वेयर वी आर रेटेड नाउ। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि वाइट पेपर में तहरीक इंसाफ ने हालिया आदाद शुमार का तो जिक्र किया, मगर ये बात नहीं बताई कि जब हम उन्हें मईशत देकर गए तो सूरत हाल क्या थी। PTI के पहले साल में मुआशी शरह नमो 3.12% और महंगाई 4.7% थी। मौजूदा हुकूमत ने भी जुलाई से नवंबर तक करंट अकाउंट खसारा 57% कम किया है। हमारा फिस्कल डेफिसिट ऑफ परसेंटेज टू GDP एवरेज PMLN टेन्योर में 5.2 और इनके टेन्योर में 7.2। ट्रेड बैलेंस एवरेज बिलियन डॉलर्स में हमारा 22 बिलियन और इनका 29 बिलियन। यानी इम्प्रूवमेंट जो हमारी हुई है वो करीबन ऑलमोस्ट 31% इम्प्रूवमेंट है फ्रॉम 29 टू द करंट फिगर। द ट्रेड डेफिसिट इम्प्रूव, वी हैव गिवन द नंबर्स from $17.4 billion to $12.8 billion during the first 5 months of the current fiscal year। मैंने अर्ज किया 5 महीने के ऑफिशियल नंबर्स अवेलेबल है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पहले मुल्क को शदीद मुआशी नुकसान देने के बाद अब भी मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब डिफॉल्ट की गर्दान बंद होनी चाहिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। 89 बिलियन तो हमने सिर्फ 70 बिलियन कैश और करीबन 19 बिलियन थ्रू NDA में वो हमने खर्च किए हैं। The country has been meeting all its external. This is very important. ये डिफ़ॉल्ट का जो एक गर्दान पड़ी जा रही है ना पिछले 4-5 महीने से, खुदा के लिए इसको बंद करें। यू आर कॉजिंग हार्म टू पाकिस्तान इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान जब $414 मिलियन थे 6 नवंबर 1998 को, वर्ष पाबंदियाँ थी पाकिस्तान, हमने उसको डिफ़ॉल्ट नहीं किया। आई थिंक एज ए सॉवरन, ए डिग्निफाइड कंट्री, इट इज़ अ ड्यूटी टू मेक श्योर कि हमारी अपनी जो पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम है उसको हम
प्रोटेक्ट करें। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि एलसीज खुलने में आर्जी मसाइल हैं, तरजीही शोबों की एलसीज खोली गई हैं, बाकी मसाइल को भी जल्द हल कर लिया जाएगा। मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कौम के साथ वादा करके आए थे कि मुझे आप इलेक्ट करें, मैं आमदनी को तो डबल बढ़ाऊंगा, 4,000 से 8,000 अरब एक साल में लेके जाऊंगा। ये तो 5 साल में क्या किया, और 10,000 अरब कर्जों में कमी करूं। दिस वाज द प्लेज टू द नेशन एंड टू द वोटर्स। उसके नंबर्स आपके सामने हैं। 19,000 अरब का इसमें एक प्लस इजाफा है। तहरीक इंसाफ का दावा था कि हमारे दौर में बहुत गैर मुल्की सरमायाकारी हुई, जबकि सरकारी आदादोशुमार उसके बरअक्स हैं। उन्होंने कहा कि हमने स्मगलिंग की रोकथाम और स्मगलर्स के नेटवर्क को तोड़ने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। नून लीग के दौर में गैर मुल्की सरमायाकारी में 17.1% इजाफा हुआ और पीटीआई के दौर में सरमायाकारी में 2% कमी आई। इमरान खान ने कर्जों में 10,000 अरब रुपए की कमी का वादा किया, जबकि इन कर्जों में 19,000 अरब का इजाफा कर दिया गया। उन्होंने गर्दिशी कर्जों में भी 1,319 अरब रुपए का इजाफा किया। वज़ीर खजाना ने कहा कि हमारे दौर में सरमायाकारी की जीडीपी की शरह 17.1% थी। पीटीआई दौर में स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी मायूस कुन रही। स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 अरब डॉलर से कम होकर 30 अरब डॉलर रह गई। डॉक्टर फारूक आदिल साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी, सीनियर तज्जियाकार। वीडियो लिंक पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। डॉक्टर फारूक साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन कर रहे हैं आप। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी भी नज़र से यकीनी तौर पर गुजरी होगी। बड़े अहम आदाद शुमार और बड़े दो टोक अंदाज में आज हमने देखा कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कल जो एक वाइट पेपर हमारे सामने आया था उसकी नफ़ी की है, और बाकायदा उन्होंने कहा कि जितने भी आदाद शुमार वो बता रहे हैं, जो भी चीज़ें वो बता रहे हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी हैं, उसके पास सबूत भी मौजूद हैं, और कहाँ से वो चीज़ें ली गई हैं अब वो ज़राए भी वो बताने को तैयार है। लेकिन पीटीआई ने वो सारी चीज़ें कहाँ से ली थी ये उन्होंने कहा कि पीटीआई ही से पूछा जाना चाहिए। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे वही है जो आजकल हम बहुत ज़्यादा एक बात सुन रहे हैं जिसकी नफ़ी की गई है इसहाक डार साहब की जानिब से कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहा है। आपका इस पर क्या तज्जिया है? जितनी वसूख से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कह रहे थे उससे तो लगता है कि वो सही फरमा रहे थे, और वाक़ईतन ऐसी कोई बात है नहीं। देखिए, जब कोई गवर्नमेंट या कोई रियासत कोई स्टेटमेंट जारी जो सियासी मकासद के लिए नहीं होती, जैसे कि हम गुज़श्ता 4 बरस में देखते रहे हैं, उसके मुखातिब पाकिस्तान के अवाम भी होते हैं और आलमी बरादरी भी होती है। तो इस तरह का स्टेटमेंट जारी करके अपने अवाम में भी कोई बेतौकीर नहीं होना चाहता और आलमी बरादरी में भी बेतौकीर नहीं होना चाहता, जिनके साथ हमारा बिजनेस है और जिनसे हमने अच्छा जी, आवाज़ नहीं आ रही है हम तक डॉक्टर फारूक आदिल साहब की। कोशिश करते हैं दोबारा से उनसे रब्ता कर सकें। हैं हमारे साथ लाइन पर फारूक साहब? सॉरी, हम आपको सुन नहीं पा रहे थे। आप तक अभी मेरी आवाज़ आ रही तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी, आपने ये सवाल किया कि क्या हम उनके वज़ीर ख़जाना के स्टेटमेंट पर एतमाद कर सकते हैं, तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि क्यों एतमाद नहीं कर सकते। वज़ीर ख़जाना जब इस तरह की इक़्तिसादी सूरत हाल पर जिसको बात कोशिश कर रहे हों, तो उस स्टेटमेंट के मुखातिब सिर्फ पाकिस्तान के अवाम नहीं होते, आलमी बिरादरी भी होती है, और इस तरह की सिचुएशन में कोई गलत बयानी कर नहीं सकता। तो उनके बयान पर बिल्कुल एतमाद करना चाहिए और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी आवाजें पाकिस्तान के अंदर से क्यों उठ रही हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान के बाहर से ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा। तो बेसिकली उसकी बुनियादी वजह ये है कि अल्टीरियर मोटिव्स हैं अपोजिशन के, और अपोजिशन में भी मैं सिर्फ पीटीआई को शामिल कर रहा हूँ। और मकसद क्या है उसका? मकसद उसका पाकिस्तान के मईशत को सुधारना या पाकिस्तान को सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम की तरफ ले जाना नहीं है, बल्कि वो ये चाहती है, और बार बार श्रीलंका का जिक्र करके वो ये करना चाहती है कि पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार हो जाए। ये काम उसने अपने दौरे हुकूमत में भी किया, और उसका मकसद सीधा सीधा ये है कि अपनी हुकूमत का हसूल से बड़ा मामला ये है कि पाकिस्तान अक़वाम आलम में जो है बेतौकीर हो जाए। ये काम उन्होंने अपने हुकूमत के दौर में भी किया, जब उन्होंने
وقت پر قرضے ادا کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی. پاکستان میں آئے ہوئے سرمایہ کاروں کو بھگا دیا. پاکستان میں چین کی سرمایہ کاری کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی. کیونکہ بنیادی طور پر ایک منفی ایجنڈے کے ساتھ یہ حکومت پیدان عمل پہ موجود ہے. اس کو پہچاننا بھی چاہیے, عوام کو بھی پہچاننا چاہیے, اور حکومت پاکستان کو اتنی دیر سے اس قسم کے اعداد و شمار جاری نہیں کرنے چاہیے. جیسے جیسے کامیابیاں ہوتی جائیں, حکومت پاکستان کو اسی اہتمام کے ساتھ, جس اہتمام کے ساتھ آج وزیر خزانہ قوم کے سامنے آئے ہیں, وہ حقائق قوم کے سامنے رکھے, تاکہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی قوتوں کو وقت سے پہلے روکا جا سکے. اچھا ٹھیک ہے, اس پر ہم دوبارہ سے واپس آتے ہیں. میں بھی آپ سے یہ پوچھنا چاہی تھی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کو یہ سارے حقائق بتانے میں تھوڑی سی تاخیر کی گئی ہے موجودہ حکومت کی جانب سے, کیونکہ عوام اس وقت مہنگائی کے بوجھ میں اتنا پس چکے ہیں کہ ایسے وقت میں اگر انہیں کوئی بات سمجھانے کی کوشش بھی کی جائے تو شاید وہ اس طرح سے اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اس پر میں آؤں گی دوبارہ سے فاروق عادل صاحب, لیکن ابھی مجھے یہ بتا دیجیے گا IMF کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں اس بارے میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو IMF کے ساتھ نئی ریویو ہے اس پر بات ہو رہی ہے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیا ہمارے معاملات طے پانے جا رہے ہیں, خوش اسلوبی سے طے پا جائیں گے, یا ایک بار پھر سے ہم پر کڑی شرائط ہوں گی اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ ہمیں ہی بھگتنا ہوگا, عوام کو ہی بھگتنا ہوگا؟ دیکھیں, کڑی شرائط کا معاملہ اس وقت شروع ہو گیا تھا جب معاف کیجیے گا عمران خان کی حکومت نے IMF کے ساتھ معاہدہ توڑ کے بجلی کے ٹیرف میں کمی کی تھی اور ٹیرف میں کمی کی تھی. تو بنیادی طور پر خرابی وہاں واقع ہوئی تھی. اب اس کے بعد سارا آفٹر میچ ہے, اور اس سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں, حکومت پاکستان جو موجودہ حکومت پاکستان ہے اس سے نمٹنے کی اور اس برج کو گیپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ایک پہلو اس کا یہ ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ تو مائل بکرب ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ عالمی ادارے, ہمارے دوست ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں, لیکن وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے والی قوتوں کو روکنے والا کوئی ہے کہ نہیں. پاکستان میں یہ جو ہر روز عمران خان یہ نعرے لگا دیتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے, ہم الیکشن کرانے جا رہے ہیں, ہم جو ہے حکومت کو تشدد کے ذریعے گرا دیں گے, کسی مارچ کے ذریعے گرا دیں گے, تو یہ چیزیں پرابلم پیدا کر رہی ہیں, اور اسی وجہ سے عالمی اداروں کے ساتھ معاملات آگے نہیں بڑھ رہے ہوں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج کی پریس کانفرنس میں بہت سارے شکوک و شبہات اور بہت سارے شکوک و شبہات کے بادل جو ہے وہ ہٹا دیے. اچھا چلیں, اب آپ کی بات مان لیتے ہیں, کیونکہ اس میں یقینی طور پر کہیں نہ کہیں حقیقت بھی ہے کہ جو عالمی ادارے ہیں, دیگر جو ممالک ہیں, ان کو پاکستان کے ساتھ کہیں نہ کہیں سرمایہ کاری کرتے ہوئے, دیگر معاملات معیشت کو لے کر طے کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر عدم استحکام نہ ہو یا ایسی چیزیں نہ ہوں جس سے ان کی سرمایہ کاری جو ہے وہ ڈوب جائے. لیکن دوست ممالک تو ڈاکٹر صاحب ایسی باتوں کا کہیں نہ کہیں خیال کرتے ہیں کہ چلیں اگر ہم سرمایہ لگاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں رسک پر بھی ہوتا ہے, تو ہمیں دوستی بھی تو دیکھنی ہے. تو دوست ممالک سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس صورتحال میں بھی ہماری مدد کے لیے آگے آئیں گے, جیسا کہ آج بھی اس پریس کانفرنس میں بات کی گئی سعودیہ کے حوالے سے, آج بھی اس پریس کانفرنس میں بات کی گئی چائنا سے مدد لینے کے حوالے سے. جی بالکل, یہ دونوں باتیں کہی گئی ہیں, اور یہ انہوں نے یہ بھی اس کا ٹائم فریم بھی بتا دیا ہے کہ ہم یعنی اس مہینے کے اینڈ تک ہم اس معاملے کو کر پائیں گے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ سارے معاملات تعلق رکھتے ہیں استحکام کے ساتھ. لوگ آگے بڑھ کے آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ ریفائنری آپ کیا بنانا چاہ رہے تھے, آپ کو جو رشیا سے تیل اور گیس منگوانے کی بات تھی وہ بھی جو ہے اس کے بھی راستوں کی رکاوٹ دور ہو گئی, اور یہ سارے معاملات آگے جا سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ لوگوں کو یہ اندازہ نہ ہو کہ آپ جیسے چائنا سی پیک بنانے آیا تھا, اب سعودی عرب جو ہے آپ کے ساتھ ریفائنری بنانے آئے اور کوئی جہاں سے قوت کھڑی ہو اور اس کو بڑھیا میٹ کر دے. یا جیسے اس وقت ہمیں بلوچستان میں گوادر میں سچویشن میں خرابی, صورتحال میں خرابی نظر آ رہی ہے, اور ایک قوت ایسی ہے جو چیزوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے. اس طرح کی سچویشن کو نمٹنا ضروری ہے تاکہ ہمارے دوستوں کو بھی اور عالمی مالیاتی اداروں کو بھی اعتماد ہو سکے. اچھا ایک چیز
डॉक्टर फारूक साहब, मैं कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन आपकी आवाज़ वैसे भी काफ़ी ब्रेक हो रही है। मेरे प्रोड्यूसर तो कह रहे हैं कि मुझे आपको शुक्रिया बोल देना चाहिए, लेकिन मैं जाते जाते आपसे ये ज़रूर पूछना चाह रही हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मैं चाह रही थी कि अगर मौका मिलता तो मैं ये सवाल ज़रूर करती कि आम आवाम जो इस तरह की आदाद शुमार को इतनी आसानी से नहीं समझ सकते हैं जिस तरह से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यकीनन वो तमाम सहाफ़ी बरादरी के लिए थी कि वो उसको आम फहम करके, आसान करके आवाम तक पहुंचाएं। लेकिन जब एक सहाफ़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाता है, फिर वो वापस आता है, अपने जिस इदारे के लिए वो काम करता है, उस इदारे की पॉलिसी के तहत वो उसको सहल करके आवाम तक पहुंचाता है। इससे बहुत ज़्यादा कहीं बेहतर नहीं होगा कि जो हुकूमती ओहदेदारान हैं, ख़ास तौर पर जो वज़ीर ख़जाना हैं या दीगर जो हमारी माशी टीम है हुकूमत की, वो इन आदाद शुमार को आसान करके आवाम के लिए बताए और ये बात उन्हें बताए कि जो ये महंगाई हो रही है इसकी ज़िम्मेदारी मौजूदा हुकूमत के ऊपर नहीं है। उनको हालात ही ऐसे मिले और IMF के साथ शराइत ही ये तय पाई थी। इसको आम फहम करके अगर लोगों को बताया जाए तो आसानी नहीं हो जाएगी नून लीग के लिए खास तौर पर? मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये भी तो आप जानती हैं बहुत अच्छे तरीके से, और हम सब जानते हैं कि मईशत इतना आसान शोबा नहीं है। बाहर हाल उसमें अदाद शुमार भी आएंगे, टेक्निकलिटीज भी आएंगी। लेकिन मैं ये तस्लीम करता हूँ कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर कि उसमें बहुत सारे टेक्निकल मामला थे, लेकिन जो बातें बयान की गई हैं वो 2 और 2 4 की तरह बयान कर दी गई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के मुहब्बे वतन अवाम उसको समझ सकेंगे और उन्होंने समझ लिया है। बड़ी अच्छी बात है कि अगर उन्होंने इसको समझ लिया हो और उन्हें खैर समझाने की कोशिश भी की जा रही है मौजूदा हुकूमत की जानिब से। यही वजह है कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के अंदर की गई, जिसका अहवाल हम आपको बता रहे थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक आदिल साहब, आप अपना तज्जिया इस पर शेयर फरमा रहे थे हमारे साथ। डॉक्टर फारूक आदिल का मानना भी यही है कि जी आवाम को ये बात बतलाई जानी चाहिए है कि मौजूदा हुकूमत इस महंगाई की जिम्मेदार नहीं है। IMF के साथ जो शराइत तय की गई थी PTI की जानिब से, उन शराइत की वजह से बहुत सारी अशिया जो हैं पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन वो महंगी करना पड़ रही हैं। मौजूदा हुकूमत इसकी जिम्मेदार हरगिज़ नहीं है। और यही बताने के लिए आज हमने इसहाक डार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी डिटेल आपसे शेयर की है। अच्छा साहब, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, वहाँ हम ये देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो भी परेशानी का बायस बनते चले जा रहे हैं क्योंकि दहशतगर्दी भी बढ़ रही है। अमेरिका भी पाकिस्तान की इस परेशानी को समझ रहा है नाजरीन, और इसीलिए अमेरिकी महकमा ख़ारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से अपने दिफा का हक़ हासिल है। नेड प्राइस ने इस बात पर भी जोर दिया कि अफ़गान तालिबान अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों की आमाजगाह न बनने देने का वादा पूरा करने में बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। अमेरिकी महकमा ख़ारिजा के तर्जुमान का यह बयान नाज़रीन एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब 2 रोज़ कबल कौमी सलामती से मुतालिक मामलात पर फैसले करने के लिए मुल्क के आला तरीन सिविल मिलिट्री फोरम ने पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों को कुचलने के पुख्ता अज़्म का इजहार किया है। हालिया दिनों में अफगान बॉर्डर से पाकिस्तानी सरजमीन को कई बार निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क से अच्छे ताल्लुकात तो चाहता है, लेकिन अफगान तालिबान से मुसलसल सिक्योरिटी मामलात हल करने के लिए मुतालिबात किए जाते रहे हैं। और ज़ाहिर है ये हमारा हक भी बनता है, हम पड़ोसी ज़रूर हैं, हम कुर्बानियाँ ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आवाम को इस तरह से मरने के लिए किसी मुल्क के हवाले कर दें, उसकी नेगलिजेंस की वजह से हमारे लोग जो हैं वो शहीद होते रहें। लेकिन अज़ीन कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद हमने देखा कि जो बयान जारी हुआ उसमें गैर मामूली अल्फाज पर मुश्तमिल बहुत सारी चीज़ें थी, जिनमें कहा गया कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और पाकिस्तानी सरजमीन के एक एक इंच पर रियासत की मुकम्मल रिट बरकरार रखी जाएगी। अमेरिकी महकमा ख़ारिजा के तर्जुमान का बयान पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए कितना ज़रूरी है, कितना अहम है, और ये पाकिस्तानियों की उन कुर्बानियों के कितना बड़ा एतराफ़ है उन कुर्बानियों को जो पाकिस्तानियों ने दी हैं, ख़ासतौर पर अफ़गानिस्तान पर जो जंग मुसल्लत की गई थी अमेरिका की जानिब से उस दौरान। इस सारी चीज़ पर मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा देती हूँ पहले, ख़ासतौर पर नेट प्राइस के इस बयान के ऊपर। फिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। अमेरिका ने दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के अवाम ने दहशतगर्द हमलों से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जारी होने वाले बयान से बाखबर हैं। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से अपने दिफा का हक हासिल है। तालिबान ने वादा किया था कि अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी की आमाजगाह नहीं बनने देंगे।
ताहम वो ये वादा निभाने में नाकाम रहे हैं। We're aware of the recent statement by the Pakistani National Security Committee. The Pakistani people have suffered tremendously from terrorist attacks. Pakistan has a right to defend itself from terrorism, and meanwhile, we continue, just as I said a moment ago, to call on the Taliban to uphold the very commitment they have made to see to it that Afghan soil is never again used as a launch pad for international terrorist attacks. These are among the very commitments that the Taliban have been unable or unwilling to fulfill to date. तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा कि तालिबान हुकाम अफगानिस्तान में इंसानी हकूक का भी ख्याल रखें, लेकिन अब तक के मुशाहिदे के मुताबिक इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ नजर आ रही हैं। ख़वातीन को NGOs में काम करने से रोकने के मुतल्लिक सवाल के जवाब में नेड प्राइस ने कहा कि तालिबान के इस फैसले ने लाखों अफगानों को खतरे में डाल दिया है, जो अपनी बका के लिए इंसानी इमदाद पर इन्हिसार करते हैं। The Taliban have made commitments to the international community, but more importantly, they have made commitments to the Afghan people. Those are the commitments we care most about. Among the commitments the Taliban have made, but have repeatedly broken when it comes to their own people, is an emphasis on human rights, is an emphasis on forming a government that represents the people of Afghanistan, and a number of other steps that the Taliban have been unable or unwilling to fulfill. अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान इससे कबल भी पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम शराकतदार करार देने के साथ साथ पाकिस्तान को ताउन की पेशकश कर चुके हैं। गुज़िश्ता माह के आगाज में भी नेड प्राइस ने वाज़े अल्फाज में पैगाम दिया था कि अमरीका की तरजीह इस बात को यकीनी बनाना है कि दहशतगर्द और दीगर कुव्वतें अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर हमलों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल ना कर सकें। इस मौके पर उन्होंने इस अज़्म का इजहार भी किया था कि अगर अफगानिस्तान में आलमी दहशतगर्दों को दोबारा मुनज़्ज़म होते देखा तो अमरीका कार्रवाई करेगा। बिल्कुल जी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। नहीं है जी, अभी मौजूद नहीं है। आप पीडीसी सब कह रहे हैं कि रब्ता करने की भी कोशिश की जा रही है। अच्छा नाज़रीन, होता यह है कि अमेरिका की जानिब से और किसी भी बड़े अमरीकी अहदेदार की जानिब से, ख़ास तौर पर जब अमरीकी महकमा ख़ारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस, इनकी हम बात कर रहे हैं, ऐसी किसी शख्सियत की जानिब से कोई ऐसा बयान सामने आ जाता है तो हम ज़ाहिर है उसको बहुत ही मुस्बत लेते हैं। लेकिन मसला ये है कि ऐसे बयानात आने के बाद जो चीज़ें की जानी चाहिए इन ममालिक की जानिब से, ख़ास तौर पर अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इन कुर्बानियों के बाद वो चीज़ें नहीं की जा रही हैं। अच्छा, कल हमने प्रोग्राम के अंदर एक रिपोर्ट शामिल की थी, इसमें हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के लिए जो एक फ़ंड बनाया गया है उन ममालिक के लिए जो मौसमियाती तब्दीलियों से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, उस फ़ंड को लेकर अपने वादे बड़े बड़े ममालिक पूरे नहीं कर रहे हैं जो किए जाने चाहिए, क्योंकि यकीनन पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के मामले में भी पाकिस्तान से जो बहुत सारे वादे किए गए वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। चलिए, अफ़गानिस्तान की जानिब से तो नहीं हो रहे हैं, वहाँ की तालिबान हुकूमत तो नहीं कर रही है। जैसे कि नेड प्राइस ने ख़ुद कहा कि तालिबान का कहना ये था कि वो अपनी सरजमीन को किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन अफ़गान तालिबान जो हैं वो अपना ये वादा पूरा करने में नाकाम रहे हैं, अपने बहुत सारे और वादों की तरह। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका भी जो वादे उसने पाकिस्तान से किए, ख़ास तौर पर उन कुर्बानियों को लेकर जो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ दी हैं, तो जिस तरह से पाकिस्तान को रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए था उस तरह से नहीं मिला है। पाकिस्तान को उसका हक़ नहीं मिला है या उन कुर्बानियों का सिला नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है जी ये सिला? ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब से जानने की कोशिश करते हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, आप अभी अगर सुन रहे होंगे मुझे, तो मैं यही अर्ज़ कर रही थी कि कोई ना कुछ थोड़े अर्से के बाद अमेरिका की जानिब से एक ऐसा बयान सामने आ जाता है, पाकिस्तान के लिए थपकी हल्की सी सामने आ जाती है। लेकिन आपको लगता है कि थपकी काफ़ी है, ये कह देना काफ़ी है कि अफ़गान तालिबान कुछ नहीं कर रहे हैं, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है क्या इस सिलसिले में? देख लो, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक अमेरिका की बात है तो अमेरिका तो ये पूरा जो जंग था इसमें पाकिस्तान
اس کا فرنٹ لائن الائے تھا. اور اس کے بعد جب جا رہے تھے تو جس طریقے سے وہ گئے اور جتنا اسلحہ وہ چھوڑ کر چلے گئے اور پھر جن ہاتھوں میں وہ اسلحہ چلا گیا وہ بھی ایک پاکستان کے لیے ایک درد سر تو ہے. کیونکہ ابھی یہ جو دہشت گرد ہے وہ نائٹ ویژن گاگل استعمال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کے جو ویپنز چھوڑ گئے ہیں, منیشن چھوڑ گئے ہیں, وہ بھی استعمال کر رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح پہلے کلاشنکوف کلچر تھا تو ابھی M4 کا کلچر ادھر آ گیا. تیسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کو تبکی دے رہے ہیں تو میرے خیال میں اس تبکی کو ہمیں دونوں سمت سے دیکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ یہ تبکی ہمیں دوبارہ ایک جنگ میں ایسے طریقے سے دھکیل دے جس کی وجہ سے ہمارا ویسٹرن بارڈر خصوصاً تحریک جو امارت اسلامی ہے اس کے ساتھ اس پر کوئی اس قسم کی کارروائیاں نہ ہو جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات خراب ہو جائیں اور پھر ایسے دڑے جو دہشت گردی پہ لاتے ہیں وہ زیادہ فعال ہو جائے اور ان کو اسپیس مل جائے. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ڈپلومیسی اپنی جگہ پر موجود ہے. دو کی طالب امارت اسلامی کی فارمل ریکگنیشن نہیں ہے لیکن پاکستان نے جس طریقے سے ان کو انگیج رکھا ہوا ہے اور دنیا کو بھی بتا رہے ہیں کہ ان کو انگیج رکھیں. ایک تو وہاں پر جو اقتصادی مسائل ہے یا جو ہیومن کلیمٹی ہے جو اقتصاد کے لحاظ سے ہے امریکہ اس کو ایڈریس نہیں کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جو پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے دفاع کا حق تو ہمیں حاصل ہے اور ہم اپنا دفاع جانتے بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وعدہ انہوں نے کیا ہوا تھا دوحہ ایگریمنٹ میں اس سے عمل درآمد کروانا پوری دنیا کی اور امریکہ کی پہلی ذمہ داری ہے. کیونکہ وہ اس کی سرزمین اور ایک نیبر کے خلاف جو ان کا الائے تھا اس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اب کیا اس کے لیے کون سا طریقہ کار میرے خیال میں کہ پوری دنیا بھی یہ مطالبات دہرا دے اور ڈپلومیٹک طریقے سے انگیجمنٹ کے ذریعے اور ادروائز جو باقی سٹیٹس ہیں افغانستان کے باقی دنیا کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہوئے افغان طالبان کو اس بات پر ایگری کرا لے کہ اس کا کوئی پرامن حل ڈھونڈا جائے. کیونکہ دو باتیں ہیں. ہمیں تو پتہ ہے کہ جو تحریکی طالبان ہے ان کی لیڈرشپ اور ان کے باقی لوگ وہاں پر موجود ہیں. اس سے پہلے جو اشرف غنی یا اس کے علاوہ جو کرزئی کی حکومت تھی وہ کہتے ہیں ہمارا ریٹ نہیں ہے. لیکن اب جو امارت اسلامی ہے اس سے ہمارے توقعات بھی ہے ان کی ذمہ داری بھی ہے. اگر ان کو امن ملا ہے اور پاکستان میں نذیر صاحب توقعات پوری نہیں ہو رہی ہیں, وعدے وفا نہیں کیے جا رہے ہیں, ایفرٹس نہیں کی جا رہی ہیں, الٹا پاکستان کو ہی کہیں نہ کہیں مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں یہ ساری حقیقت. امریکہ کی میں چاہوں گی کہ تھوڑا ہم مزید یہ بات کر لیں کہ گریزاں کیوں ہے. کہیں نہ کہیں جو بہت سارے تجزیہ کار ہمیں کہتے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا جو اٹیک کیا گیا رشیا کی جانب سے یوکرین کے اوپر اس کو بھی اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں. جو امریکہ کی توجہ اس خطے سے ہٹ گئی ہے, افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں اس سے ہٹ گئی ہے. واقعتاً ایسا ہے یہ جنگ زیادہ ذمہ دار ہے کہ ہم پر سے توجہ ہٹتی ہوئی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے امریکہ کی. سر جی جہاں تک طالبان کی کچھ مجبوریاں ہیں, کچھ ہماری مجبوریاں ہیں اور کچھ TTP کی بھی مجبوریاں ہیں. اور جہاں تک امریکہ کی بات ہے تو ان کے لیے تو ایک جیو اسٹریٹجک اسپیس امریکہ ٹھیک ہے فوج ان کی چلی گئی ہے, ناٹو ادھر سے نکل چکا ہے, ایک کیاٹک وڈرال ہو چکا ہے لیکن اس کیاٹک وڈرال نے بہت سارے مسائل بھی پیدا کر رکھے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی ڈپلومیٹک کور یا ان کے انٹیلیجنس سسٹم تو موجود ہے. البتہ اگر وہ پاکستان کو اپنا الہی سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ پاکستان ان کے خلاف کارروائیاں مؤثر کرے تو پھر اس کے لیے ٹیکنیکل امداد پاکستان کو دینی چاہیے اور وہ سرویلنس سسٹم ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل ویپنز ہوتے ہیں وہ استعمال سیٹلائٹ امیجنگ وغیرہ, اس کے علاوہ انٹیلیجنس پاکستان کی جانب سے اس پہ بات کی جا رہی ہے, کوئی معاملات کیے جا رہے ہیں طے امریکہ سے. میرے خیال میں کہ یہ ضروری بات ہے کیونکہ دو باتیں ہیں اس میں بڑا کھیچ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر امریکہ اپنے ایسٹس استعمال کرتے ہیں ڈرون کی شکل میں یا ہوائی جہازوں کے یا میزائل کی شکل میں تو ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے سرزمین یا ایران کے سرزمین کی طرف سے آئیں گے کیونکہ ان کے جو
जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं या इसके अलावा उनके जो बड़े अड्डे हैं वो तो मिडिल ईस्ट में वाक़या है। तो फिर जाहिर है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराएंगे कि आपका स्पेस इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद करे, टेक्निकली, डिप्लोमेटिकली और फाइनेंशियली भी, क्योंकि हम जो जंग लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, ये पूरी दुनिया की जंग है, और अगर पूरी दुनिया की जंग है तो पाकिस्तान को लॉजिस्टिक सपोर्ट्स और इसके अलावा पहले सर ये बात तो अमेरिका भी जानता है ना, ये बात तो पूरी दुनिया खुद भी जानती है, आलमी बरादरी को बिल्कुल इसका इदराक है। हमारी तो खैर पड़ोस में ये सारे वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन हम बता भी रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जब किसी बड़े फोरम पर बात करते हैं वहाँ ये मसला उठाते हैं, अफगानिस्तान का जिक्र करते हैं। हमारे वज़ीर ख़ारिजा पिछले दिनों बहुत ज़्यादा में मुतहरिक दिखाई दिए, अभी अमेरिका में मौजूद थे, वहाँ भी उन्होंने अफगानिस्तान की, पाकिस्तान को लेकर बहुत ज़्यादा बात की कि वहाँ पर अमन होगा तो पूरी दुनिया के अंदर अमन होगा। आपको लगता है कि कुछ मज़ीद एफर्ट्स हमें करने की ज़रूरत है, कुछ कमी हमारी ही जानिब से, कहीं ऐसा तो नहीं सर? मेरे ख्याल में हमारी कभी ये कि हमारी एक जामी पॉलिसी, एक तो हमारा जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है ये एक वीकनेस है, दूसरा हमारा इक्तिसाद का जो मसला है वो एक कमजोरी है या एक वल्नरेबिलिटी है, दूसरा जो सीपैक के लिए पुरअमन एनवायरनमेंट चाहिए वो भी हमारी ज़रूरत है, और तीसरा ये है कि हम वेस्टर्न बॉर्डर को पुरअमन बनाना चाहते हैं, इसलिए कि हमारा आर्च एनिमी तो इंडिया है, और इंडिया वो सरहद को पहले इस्तेमाल करता था और ऐसा नहीं दोबारा स्पेस गेन करे और फिर उनको इस्तेमाल करना शुरू करे। तीसरी बात यह आ जाती है कि अफगान तालिबान भी इस बात का इदराक करे कि अगर उनके लिए पाकिस्तान ने अमन का रास्ता इख्तियार किया और उनकी सहूलतकारी की है तो उनको भी चाहिए कि रेसिप्रोकली वो रिस्पॉन्ड करे। और दूसरी बात यह है कि उनका जो एलिजियंस था या जो बयानिया था कि बैरूनी फौजों के खिलाफ वो लड़ रहे थे, टीटीपी उनके कॉमरेड थे, लेकिन अब वो बयानिया खत्म हो चुका है। अब तो टीटीपी भाई पाकिस्तानी है, और दूसरी बात ये है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ठीक है, दाइश के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, बाकी दुनिया भी लड़ रही, लेकिन टीटीपी तो स्पेशली पाकिस्तान स्पेसिफिक है, और जब पाकिस्तान स्पेसिफिक है तो फिर उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और चौथी बात ये कहना चाहता हूँ कि देख लो, तालिबान का अपने कुछ मसाइल हैं और उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो ये देख ले कि हमारे स्टेक्स पाकिस्तान में कितने हैं। आपको रिकॉग्निशन के लिहाज से, आप एंगेजमेंट के लिहाज से, आप ट्रेड के लिहाज से, आप सेहत के लिहाज से, तालीम के लिहाज से, पीपल टू पीपल कांटेक्ट और बड़े रिश्तों के लिहाज से, तो इसको स्पॉइल नहीं करना चाहिए। तो ये भी उनको देखना चाहिए, और मेरे ख्याल में इसके लिए एक जामी पॉलिसी, ये थ्रेट लेवल पर या जो हम कार्रवाई हार्ड पर सूट करेंगे, इस किस्म की बातें मेरे ख्याल में इस वक्त मुनासिब नहीं है। हमें जो रास्ता इख्तियार करना चाहिए वो ये है कि डिप्लोमेटिकली एक स्ट्रांग मैसेज और एक एंगेजमेंट हो, और उसमें ट्रैक 2 भी चले, इसमें रिवायती अंदाज भी चले, और तो जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है वो भी चले। तो फिर मेरे ख्याल में जिस तरीके से भी हम बात कर सकें, जिस तौर से भी कर सकें, मकसद हमारा यही है कि अफगानिस्तान के अंदर भी अमन हो और पाकिस्तान के अंदर भी अमन हो, क्योंकि अफगानिस्तान से ही, पड़ोस से ही हमारा अमन भी जुड़ा है, पूरी दुनिया का अमन भी जुड़ा है। बहुत शुक्रिया बहरहाल ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई तज्ज़ियाकार, आप उनका तज्ज़िया सुन रहे थे। अभी मुझे रुख करना है जी मकबूजा बैतुल मक़दस का, जहाँ अवाम के घरों में इजरायली हुकाम गैर कानूनी तौर पर दाखिल होते रहते हैं, लेकिन अब इजराइल में नई हुकूमत के आने के बाद नाज़रीन, मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन समझे जाने वाले मकामात में से एक मस्जिद अक्सा भी महफूज नहीं रही है। इंतहा पसंद यहूदी हुकूमत के वज़ीर कौमी सलामती इतमार बिन गवेर, इन्होंने मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल होकर न सिर्फ फ़लस्तीनियों के जज्बात मजरूह किए हैं, बल्कि 1994 में किए गए अमन मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी भी की है। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद अश्तिया ने इसराइली वज़ीर की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और इल्ज़ाम आयद किया है कि इसराइल मस्जिद अक्सा को यहूदियों की इबादतगाह में तब्दील करना चाहता है, और ये विज़िट इसीलिए किया गया है। पाकिस्तान समेत मुस्लिम दुनिया ने इसराइली वज़ीर के दौरे की शदीद मज़म्मत की है। इसराइल के अहम पार्टनर अमेरिका ने भी इस मामले पर तशवीश का इज़हार किया है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन ने इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा से जुमेरात के रोज़ सलामती काउंसिल की हंगामी मीटिंग तलब करने का मुतालबा कर दिया है।
बिन्यामिन नेतन्याहू और उनकी इंतहा पसंद इत्तेहादी हुकूमत ने अभी हलफ भी नहीं उठाया है नाज़रीन, और इससे पहले ही वज़ीर कौमी सलामती ने इतनी बड़ी इश्तियाल अंगेज़ी कर दी है। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आने वाले दिनों में मकबूजा बैतुल मक़दस के मकीनों की ज़िंदगियाँ कितनी मुश्किल हो सकती हैं। इजराइल के इंतहा पसंद रहनुमा क्यों मस्जिद में दाखिल हुए, आलमी दुनिया का इस पर क्या रद्द अमल है और अब क्या हो सकता है इस रद्द अमल के बाद, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट। जो कशीदगी में इजाफे का मौजब है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिद अक्सा का ये हिस्सा सिर्फ मुसलमानों के लिए मुख्तस है। इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा से जुमेरात के रोज सलामती कौंसिल की हंगामी मीटिंग तलब करने का मुतालबा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वजीर सलामती न सिर्फ मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल हुए बल्कि इस दौरे के बाद उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि टेम्पल माउंट यानी मस्जिद अक्सा सबके लिए खुली है। फलस्तीनी वजीर आज़म मोहम्मद अश्तिया ने इसराइली वजीर की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इल्जाम आयद किया है कि इसराइल मस्जिद अक्सा को यहूदियों की इबादतगाह में तब्दील करना चाहता है। सऊदी अरब ने इसराइली वजीर के इस इश्ताल अंगेज इक़दाम की मजम्मत करते हुए इसे मस्जिद अक्सा पर धावा करार दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, पाकिस्तान समेत मुस्लिम दुनिया की शदीद अल्फाज में मजम्मत समेत इसराइल के हलीफ समझे जाने वाले मुल्क अमरीका ने भी इस मामले पर तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान का कहना था, हम किसी भी ऐसी यकतरफा कार्रवाई के सिलसिले में सख्त फिक्रमंद हैं जो कशीदगी में इजाफे का मौजब है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिद अक्सा का ये हिस्सा सिर्फ मुसलमानों के लिए मुख्तस है और यहाँ यहूदियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी है। इसराइल और उर्दन के दरमियान अक्टूबर 1994 में तयशुदा अमन मुआहिदे के तहत मस्जिद अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ उर्दनी और अल-कुद्स इदारा औकाफ की जिम्मेदारी है। इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू गैर कानूनी यहूदी बस्तियों की तौसीक़ का इंदिया दे चुके हैं। फलस्तीनी सरकारी एजेंसी के मुताबिक फलस्तीनी ऐवान सदर के तर्जुमान ने खबरदार किया है कि मकबूजा फलस्तीनी सरजमीन में इसराइल की बढ़ती हुई आबादकारी की सरगर्मियों और हर रोज फलस्तीनियों को कत्ल करने के साथ साथ मस्जिद अक्सा की तारीखी हैसियत को बिगाड़ने के संगीन नताइज सामने आएंगे। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद समेत फलस्तीन के लिए उठने वाली आवाज़ों पर बरहमी का इजहार करते हुए उन्हें अपने खिलाफ साजिश करार देता आ रहा है। रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। बहुत सारी रिपोर्ट्स आज हमने आपसे शेयर किए हैं, बहुत सारे तज्ज़िये प्रोग्राम में शामिल किए हैं, लेकिन हमारे पास एक अहम सेगमेंट भी होता है चलते चलते के नाम से, जिसमें दुनिया भर से बहुत ज़्यादा अहम और जिसे कहा जाए कि एंटरटेनिंग न्यूज़ भी शामिल होती है, एंटरटेनमेंट की न्यूज़ भी शामिल होती है। ये सेगमेंट आपको दिखा रहे हैं। जाते जाते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। जनूबी अफ्रीका में एक खातून ने 1 घंटे में 249 चाय के कप बनाकर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जनूबी अफ्रीकी कस्बे वुपर्टल से ताल्लुक रखने वाली इंगर वैलेंटाइन को गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने के लिए 150 प्यालियों से ज्यादा चाय बनानी थी। रिकॉर्ड बनाने वाली खातून को तवक्को थी कि उन्होंने 170 के करीब चाय के कप बनाए हैं, लेकिन चाय कपों में डालने के बाद मालूम हुआ कि असल में वो 249 कप चाय के बनाने में कामयाब हो गई हैं। बरे सगीर में 90 साल कबल हुई एक शादी का उर्दू में लिखा दावतनामा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कराची की रिहायशी खातून ने अपने दादा दादी की शादी का कार्ड सोशल मीडिया सारिफीन के साथ शेयर किया, जिसमें मेहमानों को शादी में शिरकत के लिए दिल्ली की गली कासिम जान में मदऊ किया गया। आज़ादी से भी कई बरस पहले का ये उर्दू में लिखा गया दावतनामा सोशल मीडिया सारिफीन पसंद कर रहे हैं और अब तक हजारों सारिफीन इस दावतनामे को देख चुके हैं। भारतीय मीडिया ने भी दावतनामे के वायरल होने की खबर नुमाया तौर पर लगाई है। इंग्लैंड में लाइब्रेरी से निकलवाई गई किताब 50 साल बाद वापस लौटा दी गई। इंग्लैंड की एक काउंटी चेशायर में वाक़ लाइब्रेरी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में बताया कि 1972 में मकामी स्कूल के हेडमास्टर ने ये किताब लाइब्रेरी से इशू करवाई थी और इस किताब को 30 जनवरी 1973 में वापस लौटाया जाना था। अब 50 साल गुजरने के बाद ये किताब लाइब्रेरी के सुपुर्द कर दी गई है, लेकिन ये नहीं बताया जा सका कि स्कूल मास्टर वक्त पर किताब क्यों नहीं लौटा सके थे।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़कर सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नसर से मुआहदा करने के बाद अल नसर एफसी की सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम अकाउंट पर सार्फिन की तादाद 6 मिलियन से जायद हो गई है। एक दिन पहले रोनाल्डो ने सऊदी क्लब के साथ मुआहदा किया तो उस वक्त क्लब के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की तादाद 8 लाख के करीब थी और चंद ही घंटों में 50 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स ने एफसी क्लब के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना शुरू कर दिया है। चीन में साइंसदानों ने इंतहाई ताकतवर लेजर मुतारिफ करवाई है जो हवा को जलाकर मुख्तलिफ अशकाल बनाने की सलाहियत रखती है। चीनी शहर वुहान में काम करने वाली साइंसदानों की टीम ने हवा में चीनी हुरूफ बनाकर लेजर मशीन की सलाहियत का मुजाहिरा भी किया। इन अशकाल को किसी भी जाविये से देखा और हाथ लगाया जा सकता है। मुहक्किकीन को उम्मीद है कि ये टेक्नोलॉजी दिमाग की तस्वीर बनाने से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल की जा सकती है।